पंचायत करके हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इनकी जांच होनी चाहिए। जिहादी सोच जो पनप रही है, इनका क्या पता रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे, जिनकी आईडियाँ चेक होना ज़रूरी था। कौन है ये लोग, यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के रहने वालों के लिए अनजान लोगों का खतरा बन चुका था और बहुत बड़ी तादाद में गांव के चारों तरफ, रिहायशी इलाकों के चारों तरफ अनजान लोग आ गए थे। पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाना कहीं तो संदेह का विषय है। अगर आइडिया ठीक थी तो उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिनसे पूछा गया, जिनके पास प्रॉपर आईडी नहीं थी, जेन्युइन आईडी नहीं थी, उन्होंने आना बंद कर दिया। इस आदमी की कोई आईडी नहीं है तो वो आईडी तो सबसे ज़्यादा खतरा है। बिना आईडी का अगर कोई आदमी रहता तो सबसे ज़्यादा खतरा है वो। हर व्यक्ति की आईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक कॉल से ही अगर ये झुग्गियाँ खाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय खबर इंडिया की टीम मौजूद है गुरुग्राम के मानेसर इलाके में। बात वहां से शुरू होती है कि जब राजस्थान और महाराष्ट्र में दिन दहाड़े कन्हैयालाल और कोहली की हत्या कर दी जाती है गला रेत करके, वो भी एक उसके पीछे मंशा तरह तरह की रही हो। लेकिन उसके बाद जो हिंदू महापंचायत मानेसर के अंदर की गई, गुरुग्राम के अंदर की गई, जिसमें ऐलान किया गया, ये बात रखी गई कि यहाँ पर कोई भी अवैध तरीके से व्यक्ति नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे समाज को खतरा है, इस देश को खतरा है। उसकी आईडी चेक की जानी चाहिए और वेरिफिकेशन उसका कराया जाना चाहिए। लेकिन उसका असर, एक महापंचायत का असर ये रहा कि यहाँ से हज़ारों की संख्या में रातों रात रोहिंग्या और मुसलमान यहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ हिंदूवादी लोग हमारे साथ में हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका सर? देविंदर सिंह है जी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हिंदुओं को महापंचायत करनी पड़ी और ये ऐलान करना पड़ा? देखिए, ये एक सीरीज से जो नूपुर शर्मा से लेके और कन्हैयालाल की हत्या, उमेश अमरावती की हत्या, और उससे आगे, उससे भी पहले हमारे यहाँ ना ये जो कबाड़ी वाले का काम करने वाले या रेहड़ियों वाले जो थे, वो अनजान से लोग थे और उनकी भाषा हमसे मैच नहीं करती थी। तो कुछ चोरियां भी पहले हुई है, उनको भी हमने चेक वेक किया तो वो संदिग्ध व्यक्ति ही मिले थे। तो उसको हत्या कन्हैयालाल जी के और इनके कट्टरवादी सोच वाले लोगों ने हत्या जो की थी, उस पर पूरे समाज को मजबूर होना पड़ा आपस में बैठकर विचार करने का कि हमारे आसपास भी इस तरह के लोग जो अनजान हैं वो रह रहे हैं, इनका भी कभी ना कभी हमें इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपनी सुरक्षा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने पंचायत की विचार विमर्श किया था। लेकिन लंबे समय से रोहिंग्या या मुसलमान जो भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे वो लंबे समय से यहाँ रहते थे, लेकिन अब इसके खिलाफ में कदम क्यों उठाया गया? इसके खिलाफ में कदम इसीलिए उठाया गया कि खतरा किसी प्रकार का, हाँ, जो कट्टरवादी सोच हिंदुस्तान में, जिहादी सोच जो पनप रही है, इनका क्या पता रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे या कोई जिहादी थे, किसी तरह के किसी संगठन से मिले हुए हों, जिनकी आइडियाँ चेक होना ज़रूरी था, उनका पहचान ज़रूरी थी कि कौन है ये लोग, यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के रहने वालों के लिए अनजान लोगों का खतरा बन चुका था और बहुत बड़ी तादाद में गांव के चारों तरफ, रिहायशी इलाकों के चारों तरफ अनजान लोग आ गए थे। इसलिए पंचायत करके हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पीछे में थोड़ा सा पीछे, अभी जब हमने कवरेज किया कि ये जो आपको बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ऊँची ऊँची इमारतें दिख रही हैं, इसके जस्ट नीचे ही जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर रहते थे जो कि यहाँ से गायब हो गए। सवाल ये खड़ा होता है कि जब उनसे आईडी कार्ड मांगा गया, उसकी वजह रही कि वो आईडी कार्ड न दिखा करके गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग गलत थे। भाई साहब, जैसे ही मीडिया में आप सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया से या प्रशासन के राइडर वगैरह भी गए होंगे, हो सकता है, तो उन सब ने जब ये इनको लगा कि अब तुम्हारी आइडियाँ चेक होगी, तो अचानक से पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाना कहीं तो संदेह का विषय है। अगर आइडिया ठीक थी तो उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सारे के सारे एक ही रात को पलायन करना बड़ी बात है ये। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इनका ये भी देखा जाना चाहिए कि ये दूसरी जगह कहीं आसपास में ही तो नहीं, फिर दोबारा से कहीं घुसपैठ कर चुके हैं या स्थापित हुए हैं, दिल्ली या गुड़गांव में कहीं जाके रुके हों, तो ये भी जांच का विषय है। प्रशासन से भी मांग करते हैं आपके माध्यम से कि और भी आसपास में, मानेसर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास में बहुत बड़ा इस तरह के एरिया में लोग रह रहे हैं, उनकी जांच हो। और समाज के लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि वो भी
जो भी व्यक्ति आए किराए पर उनको जांच परख कर ही और उनके जांच करा कर ही रखे किराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जिस हिसाब से जो कन्हैयालाल की हत्या हुई तो आस पड़ोस के जो मुस्लिम थे वो उसमें भागीदार थे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये लोग खतरा का एक केंद्र बने हुए हैं? नहीं, देखो उदयपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद लोगों में थोड़ा भय तो था हिंदुओं में कि ये तो एक सिंगल कॉल पे इस हरकत पे आ जाते हैं, और उसी से लोग इंडिविजुअली भी पंचायत हुई। उसके बाद यहाँ आसपास के लोग उस लेवल पे भी खुद भी ये चीज़ इंश्योर करना चाहते थे कि उसका गार्ड है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी मेड है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो यहाँ भी सेक्टर 1 में भी ऐसा हुआ कि जिनसे पूछा गया, जिनके पास प्रॉपर आईडी नहीं थी, जेन्युइन आईडी नहीं थी, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है वो यहीं आसपास ही रह रहे थे, झुग्गियों में रहते थे। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग खतरा का एक केंद्र बन रहे हैं, क्योंकि कहीं जैसे हमने उदयपुर में देखा कि वहाँ पर चाहे वो मोहसिन हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो उसके दूसरे नासिर हो, कोई भी हो, वो सभी कहीं ना कहीं पड़ोसी थे। हाँ, वो पड़ोसी थे, लेकिन यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेट तो ये है ना, जिस आदमी की कोई आईडी नहीं है तो वो आईडी तो सबसे ज़्यादा खतरा है। बिना आईडी का अगर कोई आदमी रहता तो सबसे ज़्यादा खतरा है वो उससे। तो आईडी कम से कम क्राइम करता है कोई जिसकी आईडी प्रॉपर है तो उसको हम ट्रेस तो करवा सकते हैं पुलिस के थ्रू, प्रशासन कर सकता है उसको। लेकिन जिसकी कोई आईडी नहीं है और वो हमारी पड़ोस में रहता है, हमारे घर तक उसकी पहुंच है, हमारी सिक्योरिटी उसके हाथ में, सोसाइटी की, सेक्टर की, गार्ड है, तो वो सबसे ज़्यादा थ्रेट है ना। चलो जिसकी आईडी है वो क्राइम करता है तो वो तो फिर भी सम एक्सटेंट उसको पुलिस पकड़ सकती है। आपको लगता है कि हिंदुओं को जागरूक रहना होगा, प्रशासन के भरोसे संभव नहीं है? अब हिंदुओं को खुद तो जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर ये काम तो पहले प्रशासन का है कि किसी कंपनी में या किसी सोसाइटी में कहीं उसको जॉब मिल रही है तो पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, ये इंश्योर तो प्रशासन को करना चाहिए ना। कि पुलिस अगर कोई कहीं किराएदार कोई रहता है, किसी के झुग्गी में कोई रहता है, तो ये इंश्योर प्रशासन करे कि उनकी पुलिस वेरिफिकेशन आज ही क्यों हो रही है वो। ये सवाल है। क्या नाम है आपका? उमेद यादव मानिस। इतना लंबा समय कैसे लग गया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि हजारों की संख्या में इन्हीं समाज के बीच में व्यक्ति अवैध रूप से आकर के रह लेता है, बस जाता है और गतिविधियां भी करने लगता है। देखो डेवलपमेंट का एरिया है, HIDC मानेसर सबको पता है कि यहाँ धीरे धीरे ये जैसे मुसलमान आए, रोहिंग्या जो भी हैं यहाँ पे मुसलमान हैं, गतिविधियाँ बढ़ने लगी है। रात को 2 बजे 3 बजे बच्चे और लेडीज़ें निकलते हैं, एक एक घर की रैकी करते हैं और जितने भी फेरी वाले होते हैं वो भी रैकी करते हैं। तो ये घटना जो उदयपुर की और अमरावती की हुई उसको लेकर पंचायत की गई है, लेकिन अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका दायित्व बनता है। तो इसीलिए हमने तो सिर्फ एक आईडी वेरिफिकेशन के लिए कॉल की थी। आईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए पंचायत के माध्यम से। भाई हमारे क्षेत्र में रहे हर व्यक्ति की आईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक कॉल से ही अगर ये झुग्गियाँ खाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है, बिल्कुल संदेहजनक है अगर झुग्गियाँ खाली एक कॉल के ऊपर होती है तो। सवाल ये भी है कि जो अभी हमने देखा कि इलाके में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोलना और उसकी आड़ में अपना धंधा जमाना। देखो अगर हिंदू इलाके में है तो हिंदू देवी देवता के नाम से खोलेंगे, सीधी सी बात है। और वो जो करते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, वो थूक मिलाना अपना, तो वो तो उनकी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये तो इंश्योर रहे कि वो आदमी अपनी आईडी से कोई दुकान खोले, दूसरे के नाम से ना खोले, कम से कम अपनी आईडी तो लगा के रखे। जब वो बालाजी के नाम से जूस कॉर्नर खोल रहा है, जब फ़ोन पे सर्च करते हैं तो वो उसका नाम मुस्लिम पाया जाता है। तो कम से कम अपनी आईडी तो प्रेफर रखे, सामने रखे, अपने नाम से रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आईडी वेरिफिकेशन मुसलमान कोई भी रहे, देखो 90% की आबादी मानेसर में किराए से इनकम क्या है। हम नहीं चाहते यहाँ का माहौल ख़राब हो, कोई भी आदमी संदिग्ध यहाँ पर रहे। हर व्यक्ति की आईडी की वेरिफिकेशन चाहिए, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। एक इस कट्टर कौम के टारगेट जरूर किया गया है, क्योंकि ये कट्टर कौम है, इससे खतरा भी है समाज को। आपने खुद ही बताया वो पड़ोसी था जिन्होंने गला लेता है, तो इसीलिए हम अपने पड़ोसियों को भी इस तरह रखना चाहते हैं कि हम उनसे अपनी सुरक्षा रख सकें, इसलिए उनकी आईडी वेरिफिकेशन जरूरी है। दिक्कत तो यहाँ तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि लगातार जो कट्टरता बढ़ रही है और यहाँ पर अगर आर्थिक बहिष्कार की जो बात आई, आर्थिक बहिष्कार की मजबूरी है या जरूरी है? देखो आर्थिक बहिष्कार टिट फॉर दैट वाली बात होती है, वो भी आर्थिक बहिष्कार करते हैं, वो हलाला से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो अपना आटा दाल चावल अपने ब्रांड से बनाते हैं, अपने लोग खरीदते हैं उनके। कई समुदाय ऐसे हैं जो अपने ही समुदाय से खरीदते हैं, तो हमें क्या एतराज़ है? हमें भी अपने समुदाय के लोगों से काम लेना चाहिए, चाहे वो नाई हो, चाहे जूस वाला हो, चाहे कोई फ्रूट वाला हो। अपने समाज के लोगों से सामान खरीदें, क्यों हम दूसरे समाज के लोगों से सामान खरीदेंगे? क्या नाम है आपका? ऋतुराज। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? क्योंकि वर्षों तक रहना और अपनी आईडी छिपा करके रहना,
इलाज क्या है और अपनी गतिविधियां में पूरी संलिप्तता रखना। देखिए, जब से ये घटनाएं सामने आई हैं तब से हिंदू समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है। आर्थिक बहिष्कार काफ़ी हद तक हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं 712 ईस्वी से चला आ रहा है। जो इस्लाम की एक सोच है, जो एक उसकी प्रकृति है कि वो किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ में नहीं रह सकता। चाहे आप ईरान देख लीजिए, चाहे आप सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, हर एक जगह ये सिचुएशन है। आज ज़रूरत है हमारे को अपने इतिहास से सीखने की कि जो ये सोच है इसके अगेंस्ट हमें अपनी रक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा। हम पुलिस, सेना, सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। क्यों? ये जब तक वो आती है, जब तक शहर के शहर, मोहल्ले के मोहल्ले जल चुके होते हैं, जब तक बहुत से लोगों का मर्डर हो चुका होता है। ये जो कबाड़ी, आप दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंदर देखा कि बहुत छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाथ से बना करके उससे हमले किए गए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे समाज को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों कि जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है गजवाए हिंद, और जैसे पीएफआई का भी सामने भी आया कि 47 तक का इनका टारगेट है, वो चीज़ें हमें भी पता है। आज ये एजेंसियों के थ्रू ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हर एक जो बंदा जागरूक है उसे पता है। तो आज ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि इस जो एक कट्टरता की सोच है, जो जिहादी सोच है, उससे आज कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को एक होकर के लड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो आर्थिक बहिष्कार हो, चाहे कोई और तरीका हो। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पटना में आतंकियों से जो मॉड्यूल मिलता है 2047 का, तो लगता है आपको कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर जो टिप्पणी आती है योगी सरकार की, जनसंख्या नियंत्रण कानून अब जरूरी हो गया है? बिल्कुल, देखो जो चेंजेस हैं जनसंख्या के अंदर, आप देखेंगे कि रोहिंग्या बांग्लादेश से घुसते हैं और वो बिल्कुल निचले इलाके से ले जा करके वो जम्मू कश्मीर में या जम्मू में बसा दिए जाते हैं कि किसी तरीके से जो जनसंख्या का रेशो है उसको बदला जाए। आज ये बहुत सारी, आप ये सोचिए ना, हर एक जगह या हर एक शहर के अंदर मुस्लिम इलाके अलग हैं। वो मिलके क्यों नहीं रह सकते कि एक घर मुस्लिम का यहाँ, एक वहाँ नहीं, वो एक कम्युनिटी अपनी बना करके रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो उनकी सोच है और वो उसको एक्सपेंड करते हैं और धीरे धीरे वहाँ से दूसरे लोग हटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी सोच और जो गंदगी वो फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जो कम्युनिटीज़ है उसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होती है। लेकिन बात करें जनसंख्या पर, जब एक बयान आता है योगी सरकार का कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की बढ़ती आबादी विस्फोट हो सकती है, विस्फोटक बन सकती है और अराजकता का माहौल पैदा कर सकती है, तो इसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं और प्रतिक्रिया आने लग जाती है कि भाई ये तो अल्लाह की देन है, वो शफीकुर रहमान कहते हैं। देखिए, जो इनकी सोच बनी हुई है कि वो अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की देन तो नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन की देन है। वो तो उनके शायद उनकी जो मदरसे में पढ़ी उसकी कमी है कि वो मदरसे में पढ़े, अच्छी जगह गए नहीं, तो उन्हें साइंस का नहीं पता। चलो खैर, वो अलग बात है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं, आप आज हम देखते हैं कि यहूदी जो एक तरह बहुत बड़े थे, आज उनके देश का टुकड़ा कर करके एक जो इज़राइल छोटा सा हिस्सा बन के रह गया और वहाँ वो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जो पारसी थे ईरान के अंदर, वो पूरा पर्शिया था। वो जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, उन्होंने किस हिसाब से, आप पाकिस्तान ही ले लीजिए ना, नया का नया पाकिस्तान जो है, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, बच्चा अपना ही है। आप ये सोचिए कि 32% से 6% पे आ गए। आज जब उन्हें लड़ने के लिए सिख और हिंदू नहीं मिल रहे, तो वहाँ लड़ाई जो शुरू हो गई है वो अहमदिया, सिया सुन्नी, इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये क्लियर है कि जब इनके साथ में जब तक दूसरी कम्युनिटी है वो उनसे लड़ेंगे, जब इनकी कम्युनिटी, वो दूसरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये आपस में ही लड़ेंगे। इनकी तलवारें कभी भी, कहता ना कि खून मांगती है, और वो तलवारें कभी रुकेंगी नहीं, वो तलवारें खून मांगती रहेंगी जब तक ये खुद को अपने आप ख़त्म ना कर लें। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि हिंदू समाज का जागरूक होना और जागरूक हिस्सा बन करके वो पंचायत करने का ही असर रहा कि रातों रात यहाँ से जो अवैध लोग थे वो पलायन कर जाते हैं? बिल्कुल, और हम तो कोशिश यही रहेगी, हमारे मार्गदर्शक जो हैं बड़े बुजुर्ग, कि आसपास के जितने गांव हैं वहाँ धीरे धीरे इस तरीके की पंचायतें हों जो हमारे संस्कृति और सभ्यता के अकॉर्डिंग है, वो उस हिसाब से चले। हम नहीं चाहते कि कल को गुड़गांव के अंदर किसी कन्हैया कुमार का गला रेत दिया जाए कुरान के अनुसार।
हम नहीं चाहते कि आसपास के किसी इलाके के अंदर और कोई अंकित शर्मा बने, कोई डॉक्टर नारंग बने। हम नहीं चाहते कि ये घटनाएं बार बार हों, हम 2 दिन मोमबत्ती जलाएं और फिर जाकर के चुप बैठ जाएं। समय आ गया है क्रिया की प्रतिक्रिया देने का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अभी नहीं जागे तो शायद हमें आने वाले समय में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हिंदुओं से यही अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन के साथ भीड़ तंत्र का जवाब भीड़ तंत्र से ही देना पड़ेगा। तीन वर्ड हैं, जिहादी मानसिकता, कट्टरवादी मानसिकता और भीड़ तंत्र की जो मानसिकता है, उन तीनों चीज़ों का जवाब हमने यूनाइट होके और अपनी तैयारी करके अपनी सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। प्रशासन जो भी करेगा वो अपने स्थान पर करेगा, लेकिन उनके साथ हमें भी, हमारे समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। ये मेरी हिंदू समाज से अपील है।